हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब बच्चा पार्टी? सो मी दिव्या वेलकम यू टू अरिहंत पढ़ाकू। और जैसे कि आप जानते हो कि मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और यहाँ पे मैं हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए, आपके सारे कंसेप्ट्स आपको अच्छे से रिवाइज कराने के लिए, बिकॉज यू ऑल मस्ट बी वरिड अबाउट योर टर्म 1, राइट? और आपको पता है कि जो टर्म 1 है वो टोटली एमसीक्यू बेस्ड आने वाला है। तो इसीलिए हमने क्या प्लान किया, अरिहंत पढ़ाकू आपके लिए लेके आया एमसीक्यू सीरीज, और वो भी चैप्टर वाइज, सो दैट आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना रहे और आप अच्छे से रिवाइज कर पाए, राइट? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस सेशन के अंदर आज हम चैप्टर 1 क्लास 10th का स्टार्ट करने वाले हैं, एंड इट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, and we are gonna cover very important questions. Okay, so let's start the session। और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इस सेशन को हम और इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। तो आप सबको पता है कि केमिकल रिएक्शंस तो हमारी रूटीन में, डेली रूटीन में आप देखो अपने आसपास कितना केमिकल रिएक्शन होता है ना? आपको आई थिंक मुझे इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपरेटसेस भी पता है, आपको केमिकल रिएक्शन जब होता है कैसे कैसे चेंजेस होते हैं वो सब भी पता है, और आपको डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस भी पता है। सो टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर आर introduction of chemical reaction, characteristics of chemical reaction, chemical equation and balancing, types of chemical reactions, redox reaction, and rancidity, and as well as corrosion. सो लेट मी टेल यू, जैसे कि आपको पता है कि टर्म 1 के अंदर हमारे कुछ टॉपिक्स डिडक्ट हुए हैं, है ना? बट इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक डिडक्ट नहीं हुआ है, नो टॉपिक is deducted, right? So you have to prepare all the topics thoroughly। ध्यान से पढ़ो, एग्जाम्पल्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करो, क्योंकि जो रिएक्शंस होती है, एक्टिविटीज होते हैं, जो आपको एग्जाम्पल्स दिए बुक में, अक्सर क्वेश्चंस उन्हीं में से पूछे जाते हैं। और ये भी चीज़ याद रखो, जो आप छोड़ोगे ना वही पेपर में पक्का से आएगा। तो इसलिए डोंट लीव एनी वर्ड, सारे वर्ड्स, टॉपिक्स अच्छे से, सारे रिएक्शंस अच्छे से आप लर्न कर लो। सो लेट्स डू दिस। सो लेट मी टेल यू कि ये सेशन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैं क्या आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, इस सेशन के अंदर, इस एमसीक्यू सेशन के अंदर मैं आपको पहले क्वेश्चन दूंगी, राइट? सो आई एम गोना गिव यू 1 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के बाद मैं आपको 4 ऑप्शंस दूंगी, राइट? दिस इज व्हाट इज एमसीक्यू, है ना? तो एमसीक्यू सीरीज है तो ऑप्शंस तो होंगे ही। तो ऑप्शंस के बाद मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देने वाली हूँ। इस 10 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन चुनना है और लाइव चैट के अंदर आपको लिखना है, राइट? मेरे को पता है ये सेशन प्रीमियर होने वाला है, बट जब आप इसको देखोगे तो आप इसमें एक लाइव पार्टिसिपेशन कर सकते हो। कैसे? जैसे ही मैं क्वेश्चन दूंगी और 10 सेकंड का टाइम दूंगी, तो उसमें से जो आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है वो आपको लाइव चैट में लिख देना है, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर 10 सेकेंड्स मैं आपको बताऊंगी कि क्या उसका करेक्ट आंसर है, आपका आंसर सही है कि नहीं है, एंड ऑल्सो आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन कि क्यों वो ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन बहुत इंटरेक्टिव होने वाला है, क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो बी रेडी विद योर कॉपी एंड पेन, एंड बी रेडी विद योर फोन एज वेल, क्योंकि आपको अपने आंसर्स लाइव चैट में देने हैं मुझे। Okay, so let's start and let's begin the session. So the first question coming up is, chemical reactions are accompanied by, मतलब जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उसके साथ आपको क्या देखने को मिलता है, कैसे पता लगता है कि केमिकल रिएक्शंस होती हैं? ऑप्शन ए, एवोल्यूशन ऑफ गैस, बी, चेंज इन कलर, सी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एंड डी, ऑल। एंड योर 10 seconds are starting right now. टेक योर टाइम, सोचो कि जब केमिकल रिएक्शन होती है दैट इज अकम्पनीड बाय व्हाट, ये 4 ऑप्शंस में से आप क्या ऑप्शन चूज करोगे? सो योर टाइम इज अप, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, I know you have written in the live chat. Now let's just compare your answer with my answer. So the correct option is option D. Now you all must be thinking why D is the correct option, और आप में से कुछ बच्चों ने सही आंसर भी दिया होगा। So very well done for those who have answered right. And let me explain you. देखो, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, आपको पता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो बेसिकली क्या होता है कि कुछ चीज़ों को आप मिक्स करते हो। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, we mix certain substances
राइट, दे अंडरगो अ केमिकल चेंज, उनमें बॉन्ड टूटते हैं और नए बनते हैं एंड वी गेट न्यू सब्सटेंसेस. और न्यू सब्सटेंसेस क्या होते हैं आपके पास? प्रोडक्ट्स. और जिनको इनिशियली आप मिक्स करते हो वो होते हैं रिएक्टेंट्स. ठीक है, तो अब कभी भी केमिकल रिएक्शन हुआ है वो हमें कैसे पता लगता है? ईदर द गैसेस इवॉल्व, कोई गैस रिलीज हो सकती है, कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेसिपिटेट बन सकता है, हीट एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब हो सकती है, क्योंकि कुछ रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करती है, कुछ हीट रिलीज करती है. स्टेट में चेंज आपको दिख सकता है कि जैसे कोई सब्सटेंसेस आप कह सकते हो जैसे गैस थे तो वो लिक्विड बन गए, है ना, तो स्टेट में चेंज हो सकता है. इट कैन बी चेंज इन द कलर ऑल्सो, कलर में भी चेंज हो सकता है. तो ये कुछ चेंजेस हैं जो केमिकल रिएक्शन जब होती है तो हमें दिखते हैं और जिससे हमें पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है. इसीलिए वहां पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा था? डी, दैट इज ऑल ऑफ देम, क्योंकि वो सारे चेंजेस हमें दिख सकते हैं, बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. नाउ लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन. बी रेडी. So next question is the reaction between zinc and dilute HCl. जिंक और डाइल्यूट HCl के बीच का जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है? ए एंडोथर्मिक, बी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सी एक्सोथर्मिक और डी डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सोथर्मिक. एंड यू नो योर 10 seconds आर स्टार्टिंग राइट नाउ. जल्दी से सोचो, जिंक जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन इनमें से कौन से टाइप की है? Your time is up and please compare your answer with my answer. The correct option this time is option D. Again we have option D as a correct option. Now let me tell you, आपके पास था जिंक और हमने उसको रिएक्ट किया HCl के साथ. ठीक है, अब आपको पता है जिंक और HCl मतलब एक एलिमेंट और एक कंपाउंड. एलिमेंट और कंपाउंड जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है. और ये रिएक्शन सिर्फ तभी होती है जब ये जो एलिमेंटल स्टेट में एलिमेंट है दैट शुड बी मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द एलिमेंट, वन ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड, उसके कंपेरेटिवली वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए. सो एज पर रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता है जिंक जो है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आता है, तो मतलब रिएक्शन तो हो जाएगा एंड जिंक विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन. और जब डिस्प्लेस करेगा इट विल फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व. तो यहां से बच्चे ये तो क्लियर है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. साथ ही साथ जब ये रिएक्शन आप जिस फ्लास्क के अंदर करते हो, जब आप उसको इनिशियली देखोगे तो वो आपको एक नॉर्मल टेम्परेचर पे दिखेगा, बट जब रिएक्शन हो जाएगा और आप उसको बाहर से छू कर देखोगे तो आपको वो गर्म दिखेगा. इट बिकम्स हॉट. द रीजन बीइंग इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज वेल. ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, मतलब इससे हीट भी रिलीज होती है. इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा था? डी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज एक्सोथर्मिक. So the question next is, magnesium ribbon is cleaned with sandpaper to rub the layer of A. Magnesium carbonate, B. Magnesium oxide, C. Magnesium hydride, D. Magnesium nitride. And your time starts right now. तो आपको बताना है कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हम क्लीन करते हैं सैंड पेपर के साथ टू रब द लेयर ऑफ. कौन सा लेयर है जो उसको हम हटाते हैं? So time is up and the correct option is option A. So I would tell you that कि कैसे मैं आपको समझाती हूँ इसको. देखो आप कि हमारे पास जो मैग्नीशियम होता है, बेसिकली आई राइट हियर, सो मैग्नीशियम अकर्स इन अ रिबन फॉर्म. ठीक है, तो मैग्नीशियम जो हम एक रिबन फॉर्म में, स्ट्रिप फॉर्म में मार्केट से लाते हैं, वो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ कंबाइन करके उस पर एक लेयर बन जाती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की. अब जब हमें किसी रिएक्शन में मैग्नीशियम की जरूरत है तो ऑब्वियसली हमें सिर्फ मैग्नीशियम की जरूरत है. सो वी नीड टू रिमूव दिस लेयर. सो व्हाट वी डू, वी रब द मैग्नीशियम स्ट्रिप और रिबन यू कैन कॉल, जिसके ऊपर इस तरीके से मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर डेपोजिट है, उसको हम रब करते हैं सैंड पेपर के साथ. तो सैंड पेपर के साथ जब रब करते हैं तो ये जो लेयर है ये रिमूव हो जाती है एंड वी आर लेफ्ट विद प्योर मैग्नीशियम और उसको फिर हम यूज कर सकते हैं. सो दैट इज द रीजन वहां पे हमारा करेक्ट ऑप्शन था मैग्नीशियम कार्बोनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ लेड आयोडाइड क्रिस्टल्स आर. लेड आयोडाइड के क्रिस्टल्स का कलर क्या होता है? ए ब्लू, बी डर्टी ग्रीन, सी येलो एंड डी इज रेड. एंड योर 10 seconds आर स्टार्टिंग राइट नाउ. कलर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस चैप्टर में कलर्स पे तो बहुत अच्छे से फोकस करना. कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है.
योर टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। जो लेड आयोडाइड के क्रिस्टल्स होते हैं उनका कलर कैसा होता है? येलो। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। लेट्स से अगर मैं आपसे कहूँ मैं पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट कर रही हूँ लेड क्लोराइड के साथ, ठीक है, तो ये दोनों ही कंपाउंड्स है, तो बेसिकली दे आर गोइंग टू एक्सचेंज, म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आयंस, एंड एज अ रिजल्ट K will combine with Cl to form KCl and Pb will combine with iodine to form lead iodide. Lead iodide is a precipitate, it is an insoluble substance and it stays behind and its color is yellow. तो दैट इज वाई वहां पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा था? येलो। तो याद रखना है कि लेड आयोडाइड हमेशा येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन बिटवीन A E plus C, B E plus E, C C plus C and D all, and your time starts right now. आपके 10 सेकेंड स्टार्ट हो चुके हैं। आपको मुझे बताना है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर। टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो मैं आपको बताती हूँ, बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर बहुत मतलब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट प्रोडक्ट हमेशा सिंगल होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये पहचान होता है कि हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएक्टेंट्स एलिमेंट भी हो सकते हैं, वो एलिमेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं, और कंपाउंड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूँ H2 + O2 फॉर्मिंग वाटर, तो एक प्रोडक्ट है, इसमें एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं। ऐसे ही C + O2 CO2, ऐसे ही S + O2 SO2, तो इसमें एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो रहा है और सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। और सेकेंड केस में अगर हम देखें एलिमेंट कंपाउंड, लेट्स से इफ आई हैव SO2 दैट इज अ कंपाउंड, उसको मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूं, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और हमारे पास क्या बनता है? SO3 एंड इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो यहाँ पे ये एलिमेंट है और ये कंपाउंड है। Similarly, it can happen between compound and compound also. Like if I add CO2 to water, I'll get H2CO3. So it is a reaction between two compounds. Similarly, I can react SO2 with water and I'm gonna get sulfurous acid, H2SO3. So that means it can happen between element also, element compound or compound. That is why वहां पे जो हमारा option था वो all correct option था. Next question is, silver chloride when exposed to sunlight breaks to form A. Silver oxide plus chlorine gas, B. Silver plus chlorine gas, C. Silver carbonate plus chlorine gas, D. It depends on the intensity of light. And your time starts right now. आपको बताना है कि जो सिल्वर क्लोराइड है जब आप उसको सनलाइट में एक्सपोज करते हो तो वो क्या बनाता है। Your time is up and the correct option this time is option B. अब देखिए जो सिल्वर क्लोराइड होता है, बेसिकली सिल्वर क्लोराइड इज AgCl, तो AgCl जो है जब आप इसको सनलाइट में एक्सपोज करते हो, दिस इज Hnu हम डिनोट करते हैं एनर्जी जो सनलाइट के अंदर होती है, ठीक है, तो इसकी जगह आप सनलाइट भी लिख सकते थे। तो AgCl को जब सनलाइट उस पर पड़ती है, इट गेट डिकम्पोज्ड and it forms Ag plus Cl2. So basically it is a kind of decomposition reaction. Decomposition जो light की presence में हो रही है, मतलब photo decomposition reaction है। So basically AgCl will undergo photo decomposition और वो क्या बनाएगा? silverish grey color silver and chlorine gas. इसीलिए यहाँ पे हमारा correct option क्या था? Option B. So next question is the compounds which usually show electrolytic decomposition. A. Coordinate compounds, B. Covalent compounds, C. Electrovalent compounds and D. all. And your time starts right now. आपको बताना है कि कौन से कंपाउंड्स है इन गिवन ऑप्शंस में से जो इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन शो करते हैं। प्लीज पिक द राइट आंसर एंड राइट इन द लाइव चैट। योर टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C. इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। अब देखिए बेसिकली आपके पास जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड होता है,
जिनमें क्या होता है आयोनिक बॉन्ड। और आपको पता है जो आयोनिक बॉन्ड है वो कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय transfer of electrons. It is formed by transfer of electrons, and basically it is formed between metal and a non-metal. The reason being metals जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है, और जो नॉन मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, सो दे आर डोनर्स एंड दे आर एक्सेप्टर्स। तो इसीलिए बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव NaCl, आपको पता है इसमें सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, सो इट इज एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हैविंग अ आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हो। तो जब ऐसे कंपाउंड में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं तो जब आप इनसे करंट पास करते हो दे रेडली गेट सेपरेटेड, ठीक है, मतलब इनका इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है बेसिकली। सो एज अ रिजल्ट आप इसको आयंस की फॉर्म में भी दिखा सकते हो और आप इनको इस तरीके से भी दिखा सकते हो। सो ऑल द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स दे कैन बी डिकम्पोज्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज decomposition of calcium carbonate to form quicklime and carbon dioxide is an example of A. Photolytic decomposition, B. Electrolytic decomposition, C. Thermal decomposition and D. None. And your time starts right now. आपको बताना है बच्चे कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो जब डिकम्पोज होता है तो वो बनाता है क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कौन सी टाइप का रिएक्शन है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, तो CaCO3 को जब हम डिकम्पोज करते हैं इट गेट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हो रही है और हीटिंग से हो रही है, और हीटिंग वाली डिकम्पोजिशन को आप क्या बोलते हो? थर्मल डिकम्पोजिशन। एंड इट ब्रेक्स टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड जिसको आप क्विकलाइम भी बोल देते हो, चूना मतलब, और साथ में यू गेट कार्बन डाइऑक्साइड। So basically it is a thermal decomposition, that is a reaction in which a compound breaks up into its constituents. How? By heating. Next question. In thermite reaction, the reducing agent is A. C, B. Al, C. Na and D. Li. And your time starts right now. आपको बताना है कि जो थर्माइट रिएक्शन होता है उसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो इनमें गिवन ऑप्शंस में से कौन सा होता है? Your time is up and the correct option is option B, that is Al. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि थर्माइट रिएक्शन क्या होता है। थर्माइट रिएक्शन बेसिकली एक रिएक्शन है जिसके अंदर हम आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम डालकर रिड्यूस करते हैं। तो होता क्या है, एल्यूमिनियम आयरन से ऑक्सीजन को अलग करके अपना ऑक्साइड बना लेता है और आयरन अलग हो जाता है। तो आयरन से ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन रिमूव होने को आप क्या बोलते हो? That is reduction. मतलब iron oxide is getting reduced. And who is reducing it? The reducing agent aluminium. Because we know that reducing agent is a substance जो कि दूसरे को क्या कराता है? Reduce. और and itself it gets oxidized. और खुद क्या हो जाता है? It gets oxidized. तो यहाँ पे वो reducing agent कौन सा है? Aluminium. और इस रिएक्शन का एक खास कमर्शियल इंपॉर्टेंस होता है, इससे बहुत एनर्जी निकलती है and it is used for welding of railway tracks. Next question. The reaction between copper and silver nitrate yields A. Copper nitrate and copper, B. Copper nitrate and silver, C. No reaction, and D. We have copper oxide and silver. And your time starts right now. Please think it over, ध्यान से सोचो and write your answer in the live chat. Time is up and the correct option is option B, that is we get copper nitrate and silver. Now let's check it out. Copper is Cu, silver nitrate is AgNO3, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये एक रिएक्शन एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में है, और आपको पता है ये रिएक्शन तब होगी अगर जो एलिमेंटल स्टेट में है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा देन सिल्वर। और हमें पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज अगर हम लिखें तो हाइड्रोजन के नीचे आते हैं दोनों, कॉपर भी और सिल्वर भी। वी हैव कॉपर, वी हैव मर्करी, वी हैव सिल्वर, वी हैव गोल्ड एंड वी हैव प्लैटिनम। सो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो मतलब रिएक्शन तो होगा। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाती है कि रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन विल अकर, इट विल डिस्प्लेस एंड इट विल कंबाइन विद कॉपर नाइट्रेट, इट विल फॉर्म कॉपर नाइट्रेट।
कॉपर का वैलेंसी 2 होता है, तो CuNO3 होल ट्वाइस एंड Ag विल गेट डिस्प्लेस्ड. तो दैट इज द रीजन यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन A. decomposition, B. displacement, C. neutralization and D. we have combination. तो हमें बताना है मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रिएक्शन है वो बेसिकली क्या होता है. एंड योर 10 सेकेंड्स स्टार्ट राइट नाउ. Time is up and the correct option here is, before telling you the option, let's check this reaction. We have metal oxide and we have hydrochloric acid, right? So let's take any metal oxide, कोई भी example ले लेते हैं हम. आपको पता है metal oxide जो भी आप general nature लोगे वो क्या होता है? nature basic. और HCl क्या है? एक acid. तो मतलब acid और base को जब आप react करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? You will get a salt and along with that water, क्योंकि ये आपके पास बेसिक है और ये एक एसिड है, राइट. मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक. आई नो दैट एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक, बट यहाँ पे आपको स्पेसिफाई नहीं था, हमें जनरल मेटल ऑक्साइड दिया गया था, इसलिए हम उसका नेचर क्या ले रहे हैं? बेसिक. तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर इफेक्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी, दैट इज इट इज गोना बी अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्योंकि ना तो यहाँ कोई डिकम्पोज हो रहा है, ना या कोई सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ना या कोई सिंगल प्रोडक्ट है. So that means C is the correct option. Next question. The green layer which deposit on copper when exposed to carbon dioxide for prolonged period is A. CuCO3.2H2O, B. CuCO3.CuOH whole twice, C. CuOH whole twice dot 2H2O and D is none. And your 10 seconds starts right now. Time is up and the correct option this time is option B, that is CuCO3.CuOH whole twice. मैं समझाती हूँ आपको. आपको पता है कि जो मोस्टली हमारे पास मेटल्स होते हैं, राइट, दे हैव अ टेंडेंसी कि दे गेट कोरोडेड. ठीक है, वो कोरोड हो जाते हैं. ऐसे ही कोरोजन, यू नो, इज कोरोड मतलब कोरोजन इज ईटिंग अवे ऑफ मेटल आर्टिकल. अब ऐसे ही कॉपर मेटल भी कोरोड होता है, जबकि कॉपर उतना रिएक्टिव नहीं होता, बट ये करोड होता है. किस किस गैस की प्रेजेंस में करोड होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस में. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस में कॉपर गेट करोडेड. होता क्या है कि उसके ऊपर ग्रीन कलर का लेयर डिपॉजिट हो जाता है. दैट मीन्स उसका करोजन हो गया, ठीक है, जो उसको खोखला कर देता है. ये जो ग्रीन कलर का लेयर है ये कब बनता है? जब CO2 का प्रेजेंस होता है. नहीं तो उसके अलावा किसी और गैस की प्रेजेंस में कॉपर करोड नहीं होता. इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है दैट इज CuCO3.CuOH होल ट्वाइस. इसीलिए वहां पे हमारा जो करेक्ट केमिकल कंपोजिशन था वो हमारे ऑप्शन बी में दिया गया था, विच इज CuCO3.CuOH होल ट्वाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नॉन मेटल विच सेपरेट्स मोर रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम लेस रिएक्टिव मेटल्स. AC, BN, CO and D is H. And your 10 seconds start right now. आपको बताना है कि जो कौन सा नॉन मेटल है जो मोर रिएक्टिव मेटल्स को लेस रिएक्टिव मेटल्स में सेपरेट करता है, मतलब उनसे सेपरेट करता है. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नाउ यू नो दैट वी हैव रिएक्टिविटी सीरीज. हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है. And reactivity series is the arrangement of metals in order of their decreasing reactivities. मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो टॉप पे होते हैं और जो कम रिएक्टिव है वो नीचे होते हैं. और ये सीरीज आप कैसे लर्न करते हो? यू नो, पोटाशियम, सोडियम, केदारनाथ का माली आलू जरा के से, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं आगे, पकाता है. एंड देन वी हैव कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम. कभी भी कुछ ऐसी सीरीज होती है तो उनके कुछ सेट स्लैंग्स बने होते हैं जिनसे आप उनको लर्न कर सकते हो. मैंने ऐसा किया था 10th में, इसलिए मैंने आपको ऐसा बताया. आप किसी और तरीके से भी कर सकते हो, बट मेन मोटिव है कि सीरीज लर्न होना चाहिए आपको.
तो ये सारे, ये मोस्ट रिएक्टिव है और ये लीस्ट रिएक्टिव है, और यहाँ पे सेपरेट कौन कर रहा है इनको? नॉन मेटल हाइड्रोजन। इसीलिए वहां पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा था? हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल विच सेपरेट्स मोर रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम लेस रिएक्टिव. Identify the precipitation reaction. First, A option, Ki plus PbCl2 forming KCl plus PbI2. B, Cu plus FeNO3 whole twice forming CuNO3 whole twice plus Fe. C, Au plus HgCl2 forming AuCl2 plus Hg. And D, all. And your time starts right now. आपको बताना है कि इन गिवन रिएक्शन में से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सा है. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. अब देखो इसको आप कैसे समझोगे. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होता है, इट इज अ रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है, वो होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक सब टाइप है डबल डिकम्पोजिशन, या आप डबल डिस्प्लेसमेंट कुछ भी कह सकते हो, उस रिएक्शन का. और डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं एंड दे म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आयंस. दे म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आयंस. ठीक है, मतलब जैसे आपको वहां रिएक्शंस में दिया था Ki प्लस PbCl2, तो हमारे पास बना KCl प्लस PbI2. अब देखो इसमें दो कंपाउंड्स भी है, अपने आयंस इंटरचेंज भी कर रहे हैं म्यूचुअली, और एक इंसॉल्युबल सब्सटेंस भी बन रहा है. इसीलिए ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और करेक्ट ऑप्शन है. दूसरे रिएक्शंस देख लेते हैं. अब इसमें ये तो दो कंपाउंड्स है, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट है और प्रेसिपिटेट भी बन रहा है. लेकिन बी ऑप्शन में ये एलिमेंट है और ये कंपाउंड है, और एलिमेंट और कंपाउंड जब आपस में रिएक्ट करते हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता. और इसमें भी एलिमेंट और कंपाउंड है, तो इसका मतलब ये भी डिस्प्लेसमेंट है. तो ऑल तो करेक्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता. इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. A red metal when exposed to air turns black. Identify. A, Mg. B option is Ca. C option is Cu. And D option is Co. And your time starts right now. आपको बताना है कि वो रेड मेटल जिसको आप एयर में एक्सपोज करते हो और वो ब्लैक हो जाता है, वो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा है. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज Cu. अब आपको याद रखना है कि रेड कलर का मेटल हमारा कौन सा होता है? कॉपर. कॉपर इज रेड इन कलर. ठीक है, अब जब आप इसको एयर में एक्सपोज करोगे, तो जब हम इसको एयर में एक्सपोज करेंगे, इट विल कंबाइन विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एंड इट विल गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड. और ये जो कॉपर ऑक्साइड होती है, इट इज ब्लैक इन कलर. इसी वजह से जब आप कॉपर को एयर में एक्सपोज करते हो, इट टर्न्स ब्लैक फ्रॉम रेड टू ब्लैक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉपर ऑक्साइड. इसीलिए यहाँ पे सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. रैंसिडिटी इज ए, रिडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स. बी, रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स. डी, बोथ बी एंड सी. एंड योर टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ. आपको बताना है रैंसिडिटी इनमें से क्या है. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. रैंसिडिटी का मतलब ही क्या होता है कि जब आप फूड आइटम को बहुत लंबे टाइम के लिए एयर में एक्सपोज करते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं और कुछ एसिड्स सिक्रीट करते हैं. बेसिकली उसमें क्या होता है? फूड का ऑक्सीडेशन. क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जिससे फूड बासा हो जाता है, स्टेल हो जाता है, और उससे बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है, फाउल स्मेल, और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है. उसका टेस्ट भी ओरिजिनल टेस्ट नहीं रहता, उसका टेस्ट बैड हो जाता है एंड इट इज नॉट फिट फॉर ईटिंग. राइट, तो दिस इज व्हाट इज रैंसिडिटी. इसीलिए यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन क्या बताया हमने? सी, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन रिएक्शन Cu plus H2O forming CuO plus H2, the oxidizing agent is
A, Cu, B, CuO, C, H, and D option is none. And your time starts right now. आपको बताना है कि Cu को जब हम H2O के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन हो रहा है CuO प्लस H2, तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? योर टाइम इज अप. तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका आंसर बताने से पहले आपको क्लियर करना चाहूंगी, आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, विच ऑक्सीडाइज अदर. नाम ही एजेंट है, मतलब एजेंट, ट्रैवलिंग एजेंट ट्रैवल कराता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है. ऑक्सीडाइज अदर, और खुद क्या हो जाता है? इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड. और खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस्ड. मतलब अब ऑक्सीजन की टर्म्स में देखते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है. मतलब ऑक्सीडाइज अदर, दूसरे को ऑक्सीडाइज कराए, मतलब दूसरे को ऑक्सीजन दे पाए, ठीक है. दूसरे को अपनी ऑक्सीजन दे रहा है, और खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस, मतलब उससे ऑक्सीजन हट रही है. तो इन दिस केस आउट ऑफ 4 ऑप्शंस यू कैन सी दैट सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके पास ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन कॉपर को दे रहा है और खुद से उसकी ऑक्सीजन हट रही है. सो दिस इज व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. So in this, hydrogen is oxidizing agent. Next question. When carbon dioxide is passed through lime water, A, calcium hydroxide is formed. B, white precipitate of CaO is formed. C, lime water turns milky. And D, color of lime water disappears. And your 10 seconds start right now. सोचो और आंसर मुझे अच्छे से सोचकर आंसर लाइव चैट में लिख दो. Time is up and the correct option is option C. That is lime water turns milky. आपको याद रखना है, इट इज वन ऑफ द टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप लाइम वाटर से पास करते हो, लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो दिस कैल्शियम रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या बनता है? वाटर. इस कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है, या आप कह सकते हो मिल्कीनेस अपीयर हो जाती है. सो दिस इज वन ऑफ द टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड यू नीड टू रिमेंबर इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. On immersing an iron nail in CuSO4 solution for a few minutes, you will observe A, no reaction takes place. B, the color of solution fades away. C, the surface of iron nails acquire a black coating. And D, the color of solution changes to green. And your 10 seconds starts right now. इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आयरन नेल को जब आप CuSO4 सॉल्यूशन में डालोगे कुछ मिनट्स के लिए, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? So time is up and the correct option is option D. That is the color of solution changes to green. अब देखिए यहाँ पे आपको दिया था आयरन नेल और CuSO4, तो इसको मैं समझाती हूँ आपको. आयरन नेल मतलब Fe, CuSO4 एक ब्लू कलर का एक्वस सॉल्यूशन होता है, पता आपको. तो यहाँ पे एज पर रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता है कि हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है, आलू जरा फीके, मैं तो ऐसे ही लिखती हूँ हर टाइम. आप कैसे लिखते हो? आपने कैसे लर्न कर रखा है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना. कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम. तो आयरन जो है वो कॉपर से पहले आता है, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है. तो कहने का मतलब है रिएक्शन तो होगा, आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर, और डिस्प्लेस होने के बाद वो बनाएगा FeSO4 और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा. आयरन के जो कंपाउंड्स है, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स, उनका कलर क्या होता है? ग्रीन, बेसिकली डर्टी ग्रीन. तो दैट इज द रीजन वहां पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था कि कलर विल चेंज टू ग्रीन. नेक्स्ट क्वेश्चन. An element X on exposure to moisture turns reddish brown and a new compound Y is formed. The substances X and Y are A, X Fe Y Fe2O3, B, XAg and Y Ag2S, C, XCu and Y CuO, and D, XAl and Y Al2O3. And your time starts right now. Think and write in the live chat. Time is up. अब देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक एलिमेंट X है जिसको हमने मॉइस्ट एयर में एक्सपोज किया और वो रेडिश ब्राउन हो गया, मतलब उस पर एक लेयर आ गई रेडिश ब्राउन, और वो रेडिश ब्राउन लेयर मतलब जो बनी उसको हमने बोला कंपाउंड Y. हमें X और Y बताना था.
तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए। देखिए कैसे, आपको पता है कि जो आयरन है, आयरन एक मेटल है और मेटल क्या होते हैं, मेटल कोरोड होते हैं, मेटल हैज अ टेंडेंसी टू गेट कोरोडेड। ठीक है, तो आयरन के केस में कोरोजन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज रस्टिंग, इट इज कॉल्ड एज रस्टिंग। अब रस्टिंग कैसे होती है, आयरन का आर्टिकल जब मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों इंपॉर्टेंट है रस्टिंग के लिए, तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। और ये जो रेडिश ब्राउन लेयर है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, Fe2O3 डॉट एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। एंड प्लीज रिमेंबर, रस्टिंग टेक प्लेस ओनली एंड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, इन दोनों का प्रेजेंस होना जरूरी है। सो दैट इज द रीजन वहां पे जो एक्स था हमारा वो क्या था, मेटल आयरन, और वाई क्या था, वाई वॉज रस्ट। Next question. Rancidity can be prevented by A. Adding antioxidants, B. Storing food away from light, C. Keeping food in refrigerator, and D. All of these. And your time starts right now. Time is up and the correct option is option D. अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रैंसिडिटी रेफर्स टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। रैंसिडिटी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मतलब फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर के कांटेक्ट में आने से, जिसकी वजह से फूड बासा हो जाता है, स्टेल हो जाता है, उससे एक गंदी स्मेल, फाउल स्मेल आने लगती है और साथ में उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है और वो खाने लायक नहीं रहता। राइट तो रैंसिडिटी को हम बिल्कुल तो खत्म नहीं कर सकते, बट रैंसिडिटी की प्रोसेस को हम स्लो डाउन कर सकते हैं। कैसे, एंटीऑक्सीडेंट्स डालकर, फूड को लाइट से दूर रखकर, फूड को रेफ्रिजरेटर में रखकर। तो मतलब ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम ये सारी चीजें प्रैक्टिस करें तो वी कैन स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ रैंसिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, dilute hydrochloric acid is added to granulated zinc taken in the test tube. The following observations are recorded. Point out the correct observation. A. The surface of metal becomes shining. B. The reaction mixture turns milky. C. Odor of a pungent smelling gas is recorded. D. A colorless and odorless gases evolved. And your time starts right now. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन दिस टाइम इज ऑप्शन डी। अब देखिए यहां पे आपको बोला गया था ग्रैन्युलेटेड जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हमने टेस्ट ट्यूब में रिएक्ट किया तो हमारा क्या होगा। अब आपको पता है कि जिंक, हमने ग्रैन्युलेटेड जिंक लिया ताकि उसका बेटर कोलिजन हो सके, जिंक के एटम्स में पुराने बॉन्ड आसानी से टूट सके और नए जल्दी से बन सके। साथ में हमने HCl लिया, जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, वो इसको डिस्प्लेस कर देगा एंड वी विल गेट जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो मतलब यहाँ पे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो हाइड्रोजन गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट होता है दैट इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ऐसे ही हाइड्रोजन का आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी होती है। एक तो ये कलरलेस गैस है, ये आपको याद रखना है। हाइड्रोजन एक ओडरलेस गैस है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर आप मैचस्टिक लाओ तो ये पेल ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करती है, ये भी आपको याद रखना है। और एक चीज़ आपको खास याद रखनी है कि जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आती है इट प्रोड्यूस पॉपिंग साउंड, इट प्रोड्यूस पॉपिंग साउंड। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन गैस की। तो अगर कहीं भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है तो उसको आइडेंटिफाई आप इन प्रॉपर्टीज से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर रिएक्शन जिसके अंदर एक एग्जाम्पल दिया है 4NH3 + 5O2 फॉर्मिंग 4NO + 6H2O, और आपको ए में डिस्प्लेसमेंट, बी में कॉम्बिनेशन, सी में रिडॉक्स और डी में न्यूट्रलाइजेशन बताया गया। और आपके पास ऑप्शंस है कि ये रिएक्शन ए एंड डी ऑप्शन को स्पेसिफाई करती है, बी में बी एंड सी में ए एंड सी और डी के अंदर सी एंड टी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ।
हो सकता है कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आया हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे 4NH3 5O2 के साथ रिएक्ट करके 4NO + 6H2O बना रहा है। तो हमें 4 रिएक्शन दी गई थी, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक आपको पता है एलिमेंट है और एक ये कंपाउंड है, राइट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो ये नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। रिडॉक्स रिएक्शन है ये। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है किसी में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन हट रहा है, उसको आप रिडॉक्स रिएक्शन कहते हो। तो ऐसा इसमें दिख रहा है आपको कि हो रहा है। न्यूट्रलाइजेशन ये नहीं है, क्योंकि एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन नहीं है। सो बेसिकली ये एक डिस्प्लेसमेंट और एक रिडॉक्स रिएक्शन है, A and C। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी पार्ट। तो इस तरीके से अगर आपको कोई रिएक्शन दिया होगा तो आप मेन रिएक्शन के आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टीज को लेते हुए उसको पहचान लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the given gases can be used for storage of fresh sample of an oil for a long time? A, carbon dioxide or oxygen, B, nitrogen or helium, C, helium or oxygen, and D, nitrogen or oxygen। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ग्रुप ऑफ गैसेज हैं जो कि फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल को स्टोर करने के लिए यूज हो सकती है। एंड योर 10 seconds आर स्टार्टिंग राइट नाउ। Time is up and the correct option is option B, that is nitrogen और helium। आपको याद रखना है, आपने देखा भी होगा कि आप मार्केट में जाते हो तो चिप्स वगैरह मिलते हैं, हम लोग लेज खाते हैं, अंकल चिप्स खाते हैं, बहुत से चिप्स आप खाते हो और चिप्स के अंदर हमेशा गैस भरी रहती है। तभी आप उस पैकेट को एकदम से ऐसे करते हो तो वो इतना फूला हुआ होता है और वो एकदम से पिचक जाता है, राइट। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक गैस होती है और गैस उन चिप्स को रैंसिड होने से प्रिवेंट करती है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन और हीलियम गैस कैन बी यूज टू प्रिवेंट रैंसिडिटी एंड यू शुड रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चिप्स तो आप सब खाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर्ड बॉटल्स बिकॉज इट्स अ व्हाइट सॉलिड, it undergoes redox reaction, it to avoid action by sunlight, none of the above। अब सिल्वर क्लोराइड को डार्क बॉटल्स में कहते हैं हमें स्टोर करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सिल्वर क्लोराइड है इट रेडिली अंडरगोज फोटो डिकम्पोजिशन, मतलब लाइट की प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाता है एंड इट फॉर्म्स सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। तो अगर आप सिल्वर क्लोराइड रखना चाहते हो अपने पास, उसको डिकम्पोज नहीं, आपको सिल्वर क्लोरीन नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको इसको कहाँ स्टोर करना पड़ेगा? डार्क बॉटल्स में, ताकि ये फोटो डिकम्पोजिशन अंडरगो ना करे, राइट। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। इसीलिए टू अवॉइड द एक्शन बाय सनलाइट इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। So next question, what happens when zinc metal is dipped in the solution of copper sulfate? A, zinc sulfate is formed, B, zinc oxide is formed, C, zinc sulfide is formed, and D, no reaction take place। आप जिंक मेटल को जब कॉपर सल्फेट में डालते हो तो इन चारों चीजों में से आपको क्या दिखता है? एंड योर 10 seconds आर स्टार्टिंग राइट नाउ। टेक योर टाइम एंड गिव मी द करेक्ट ऑप्शन दिस टाइम। टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अब देखिए, जिंक मेटल इन कॉपर सल्फेट, जिंक इन कॉपर सल्फेट बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। जिंक मोर रिएक्टिव है, एक एलिमेंटल स्टेट में है और इस कंपाउंड के मेटल को डिस्प्लेस करने वाला है जो कि लेस रिएक्टिव है। तो इट विल डिस्प्लेस एंड इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर विल गेट डिस्प्लेस, हेंस इट विल गेट रिड्यूस। तो क्या बना यहाँ पे? जिंक सल्फेट। दैट इज द रीजन जिंक सल्फेट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2SO4 plus 2NaOH forming Na2SO4 plus 2H2O. This equation is a neutralization, double displacement, decomposition, addition। रिएक्शन दिया गया है, 4 तरह के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं रिएक्शंस के टाइप्स, न्यूट्रलाइजेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन और एडिशन। और हमारे ऑप्शंस है
ऑल ऑफ दीज, बी ऑप्शन ए एंड बी, सी ऑप्शन ए एंड सी और डी ऑप्शन बी एंड डी. बहुत ध्यान से करना है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है बट इजी है. सो योर टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ. टाइम इज अप. और आंसर को एक्सप्लेन करती हूँ फिर करेक्ट ऑप्शन देती हूँ. अब देखो यहाँ पे ये है सल्फ्यूरिक एसिड और ये है एक बेस. तो बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो है ही, क्योंकि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, क्योंकि बनता है सॉल्ट और वाटर. यहाँ भी बन रहा है सॉल्ट और वाटर. डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट में दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं और अपने आयंस इंटरचेंज करते हैं, वो भी हो रहा है. डीकम्पोजिशन ये नहीं है, क्योंकि डीकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट होता है जो स्प्लिट होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे. तो ऐसा तो यहाँ पे नहीं हो रहा. एडिशन भी नहीं है, क्योंकि कोई चीज ऐड नहीं हो रही है. सो बेसिकली ए और बी रिएक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं ये. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी. तो आई थिंक यू गॉट इट कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है. ये देखने में मुश्किल लगते हैं बट दे आर वेरी इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. What happens when excess carbon dioxide is passed through live water? I repeat, what happens when excess carbon dioxide is passed through live water? A. CaCO3 is formed. B. CaHCO3 whole twice is formed. C. CaSO4 is formed. D. It depends. And your time starts right now. Read the question carefully and then answer me in the live chat. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. तभी मैं आपसे बोल रही थी कि ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो. यहाँ पे एक वर्ड दिया गया था एक्सेस. मैंने आपसे बताया था कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में पास करते हैं लाइम वाटर से, विच इज CaOH होल ट्वाइस, तो एक्सेस में जब नॉर्मल कंडीशन में आप पास करते हो इसको, तो नॉर्मल कंडीशन में पास करने से हमें इसमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर वेपर. और इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है. बट जब आप इसको एक्सेस में पास करते हो, सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग CaCO3 वी गेट CaHCO3 होल ट्वाइस. हमें क्या मिलता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिससे मिल्कीनेस खत्म हो जाती है. एंड दैट इज द रीजन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Fe2O3 plus 2Al forming Al2O3 plus 2Fe. The above reaction is an example of a combination reaction, B. double displacement reaction, C. decomposition reaction, and D. displacement reaction. And your time starts right now. Time is up and the correct option is option D. It is an example of displacement reaction. क्योंकि देखो यहाँ पे Al है, Al एक एलिमेंट है और Fe2O3 इज अ कंपाउंड. सो बेसिकली दिस इज अ रिएक्शन बिटवीन कंपाउंड एंड एलिमेंट, जिसके अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेसिंग द लेस रिएक्टिव एलिमेंट. अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें एलिमेंट एलिमेंट भी कंबाइन कर सकते हैं, एलिमेंट कंपाउंड भी कर सकते हैं और कंपाउंड कंपाउंड भी कर सकते हैं. बट वहां पे प्रोडक्ट जो बनता है वो सिंगल बनता है, लेकिन यहाँ तो दो प्रोडक्ट्स हैं, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं है. सेकेंड, वी हैव डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट इज अ रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स इन विच दे म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आयंस. बट यहाँ पे दो कंपाउंड्स नहीं है, यहाँ पे एक एलिमेंट और एक कंपाउंड है. थर्ड, वी हैव डिकम्पोजिशन. तो ये बी ऑप्शन भी गलत हो गया. डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट होता है और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं. तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है, रिएक्टेंट तो दो है. सो वील गो विद डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट और एक कंपाउंड है और इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को. राइट. सो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि यहाँ पे डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन कमिंग अप. तो इस बार सब लोग सही आंसर देना. Which of the following are combination reactions? A. 2FeSO4 forming Fe2O3 plus SO2 plus SO3. B. 4Al plus 3O2 forming 2Al2O3. C. Zn plus FeSO4 forming ZnSO4 plus Fe. D. MgO plus H2O forming MgOH whole twice. Options A and B are correct. B and D are correct. C, B, C, D are correct. And D option all are correct. And your time starts right now. आपको बताना है कि इनमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कौन सी है और कौन सा सही ऑप्शन है हमारा.
टाइम इज अप एंड लेट मी टेल यू, आपको पता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं, एक रिएक्टेंट नहीं हो सकता, दो या दो से ज़्यादा, और प्रोडक्ट सिर्फ सिंगल होता है। अब यहाँ पे आप ए ऑप्शन में देखो तो यहाँ पे सिर्फ एक रिएक्टेंट है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है, ये बिल्कुल स्पेसिफाई कर रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट दो है बट प्रोडक्ट दो से ज्यादा है, दो है मतलब, तो ये भी नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट सिंगल होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास दो रिएक्टेंट है और एक ही प्रोडक्ट है, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो मतलब बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन एंड वील गो विथ ऑप्शन बी। तो इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चंस को देख के आप कंफ्यूज बिल्कुल मत हुआ करो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप अच्छे से पढ़ोगे, हर चीज को माइन्यूटली देखोगे, समझोगे, तो आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी और आप क्वेश्चंस कुछ भी कर पाओगे। एंड आई वांट टू टेल यू, अगर आपको कोई भी डाउट्स है किसी टॉपिक में, आई वांट यू टू पेन डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता होगा कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है। आई विल कम अप विद दैट सेशन टू। सो वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि केस स्टडीज हम आपको देंगे, ये पूरा MCQ सेशन प्रैक्टिस करने के बाद आपको केस स्टडी का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप केस स्टडी को डाउनलोड कर लो एंड यू कैन प्रैक्टिस मोर, right? And so with this we come to an end of the session. I hope you liked it. Even I like doing this MCQ session with you, और मुझे लगता है आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा। So let's end up. One request that if you really like the session, hit the like button, share the video with your friends, and do not forget to hit the bell icon for the notification. And one more thing, if you haven't subscribed our channel, just subscribe our channel Arihant Padhaku just right now. It is gonna be very, very beneficial for you. So thank you, me Divya signing off. We are meeting very soon with next chapter. But जब भी आप next chapter में आओगे, session में आओगे, be prepared with acid, bases and salt so that आपका एक active participation रहे. So till then, my 3 tips for you: prepare well, study hard, and make your habit to write and learn. क्योंकि जो चीज़ हम लिख लेते हैं वो हमें कभी भूलती नहीं है. So thank you, bye bye, take care.